नमस्कार दोस्तों। जो हमारी मेवाड़ की सीरीज चल रही है उसमें हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था कि रावल करण सिंह या रण सिंह के समय में कैसे गुइल वंश दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। जो प्रथम शाखा होती है उसका नाम तो होता है रावल शाखा, जो दूसरी शाखा होती है जो होती है राणा शाखा। रावल शाखा चित्तौड़ या मेवाड़ के शासक बनते हैं और राणा शाखा होती है वो सिसोदा के जागीरदार बनते हैं। तो ये रावल शाखा में अगला शासक बनता है रावल सामंत सिंह। तो रावल सामंत सिंह जो शासक बनते हैं तो नाडोल का शासक होता है कीर्तिपाल चौहान, जो मेवाड़ पर आक्रमण करता है और राहुल सामंत सिंह से मेवाड़ छीन लेता है। राहुल सामंत सिंह 1178 के अंदर वागड़ चले जाते हैं और वहाँ पे 1178 में गुइल वंश की स्थापना करते हैं या गुइल वंश की नींव रखते हैं वागड़ के अंदर। और सामंत सिंह का छोटा भाई होता है कुमार सिंह, जो सिसोदा के जागीरदार भोनपाल सिसोदिया की सहायता से मेवाड़ पुनः प्राप्त करता है। उसके बाद में अगला शासक बनता है मंथन सिंह। मंथन सिंह बाद में पदम सिंह, फिर शासक बनता है रावल जैतर सिंह। रावल जैतर सिंह के समय में 1227 में भूताला का युद्ध होता है, जो दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश और मेवाड़ के शासक जैतर सिंह के मध्य होता है, जिसमें जैतर सिंह विजय होता है। लेकिन दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश की सेनाएं नागदा को जला देती है। इसलिए अपनी राजधानी को सुरक्षित करने के लिए रावल जैतर सिंह परमारों से चित्तौड़ छीनते हैं और अपनी अगली राजधानी चित्तौड़गढ़ को बनाता है। यानी मेवाड़ की जो तीसरी राजधानी बनी थी वो चित्तौड़गढ़ थी। किसके समय में बनी थी? रावल जैतर सिंह के समय में। ठीक है, रावल जैतर सिंह के समय में दो पुस्तकें लिखी गई थी आड़ के अंदर, जिसका नाम था ओर्ध नियुक्ति, दूसरी पुस्तक का नाम था पाक्षिक वृत्ति। रावल जैतर सिंह के बाद में अगला शासक बनता है रावल तेज सिंह। रावल तेज सिंह के समय में महत्वपूर्ण कार्य ये हुआ था कि मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ की रचना हुई थी, जो ताड़पत्रों पर बनी थी आहड़ के अंदर, जिसकी रचना की थी कमलचंद जैन ने, और उसका नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ठीक है, अच्छा, फिर अगले शासक बनते हैं रावल समर सिंह। रावल समर सिंह के समय में एक तो ये महत्वपूर्ण घटना हुई थी, हमने पढ़ा था कि 1299 के अंदर दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात अभियान पर जा रही थी उल्लूक खां और नुसरत खां के नेतृत्व में। तो रावल समर सिंह ने शाही सेना से दंड वसूला था। ठीक है, अब हम रावल समर सिंह के बाद में नेक्स्ट शासक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक बात मैं पहले बता देता हूं, उसके बाद में हम रावल रतन सिंह के बारे में पढ़ते हैं। रावल समर सिंह के समय में क्या हुआ था? जैसे रावल समर सिंह के दो पुत्र थे। एक का नाम तो था रतन सिंह, जो मेवाड़ के अगले शासक बनेंगे। दूसरे का नाम था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण क्या करते हैं? मेवाड़ से नेपाल चले जाते हैं और एक जगह है कुमाऊं और पालिया पे अधिकार कर लेते हैं। कुंभकर्ण का एक वंशज होता है जिसका नाम होता है पृथ्वीनारायण शाह। पृथ्वीनारायण शाह नेपाल जीतता और नेपाल के अंदर गुइल वंश की स्थापना करता है। ठीक है, पृथ्वीनारायण शाह का ही एक वंशज हुआ था जिसका नाम था विक्रम राजेंद्र शाह। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था राज कल्प द्रुम। इस पुस्तक के अंदर हमें इस पुस्तक से यह जानकारी मिलती है कि नेपाल का जो मूल पुरुष है कुंभकर्ण, वो चित्रकूट यानी चित्तौड़ से आया था, और जो नेपाल का जो वंश है वो गुइल वंश है। यानी कि नेपाल की जो शासक है राणा, उनका जो मूल पुरुष है वो कुंभकर्ण है, जो चित्रकूट चित्तौड़ से आए थे, और उनका वंशज है वो है गुइल वंश। ये जानकारी हमें मिलती है एक पुस्तक राजकल्पद्रुम से, जो विक्रम राजेंद्र शाह ने लिखी थी। ठीक है, नेपाल के अंदर जो राणा शाखा थी वो 2008 तक वहाँ पे शासन किया था। 2008 तक नेपाल के अंदर राजतंत्र ही था। अंतिम शासक थे, उनका नाम था नरेश ज्ञानेन्द्र। 2008 के बाद में नेपाल में लोकतंत्र इसकी स्थापना हुई। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रावल रतन सिंह के बारे में। तो अगला शासक बनता है रावल रतन सिंह।
जिनका काल है 1302 से 1303 ईस्वी। इनके काल में सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण घटना होती है। दिल्ली के सुल्तान, खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ पे आक्रमण। यानी कि जब राहुल रतन सिंह मेवाड़ के शासक बने थे तो उनके समय में दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, उसने मेवाड़ पे आक्रमण किया था। आक्रमण करने का कारण क्या था? तो आक्रमण करने के कारण में एक कारण तो यह था कि खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। यानी अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली का सुल्तान था, उसकी साम्राज्यवादी नीति थी, वो अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने मेवाड़ पर अटैक किया था। दूसरा कारण यह था चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक महत्व। सामरिक महत्व के अंदर एक कारण तो यह था राजनीतिक के अंदर क्या है कि चित्तौड़ दुर्ग था, तो चित्तौड़ दुर्ग से एक तो गुजरात और मालवा, यानी जो चित्तौड़ दुर्ग है वो गुजरात और मालवा के नजदीक था स्थित है। अगर जिसके पास चित्तौड़ दुर्ग होगा वो गुजरात और मालवा इन दोनों पे नियंत्रण आसानी से रख सकता है, यानी कि मध्य भारत पे वो आसानी से नियंत्रण रख सकता है। इसलिए इसका राजनीतिक महत्व था, इसलिए खिलजी ने आक्रमण किया कि मुझे चित्तौड़ दुर्ग जीतना है। दूसरा व्यापारिक कारण। व्यापारिक कारण में यह है कि दिल्ली से दक्षिण भारत यानी कि गुजरात अगर आपको व्यापार करना है और चित्तौड़ दुर्ग आपके अधिकार में है तो वहां पे आप अपनी सेना रख सकते हैं और व्यापार पे नियंत्रण रख सकते हैं। तीसरा कारण था सैन्य कारण। सैन्य के अंदर चित्तौड़ दुर्ग था, वह एक तो अभेद था, विशाल था, वहां पे अन्न और जल के भंडार कर सकते थे और भंडार थे। तीसरा यह है कि उस अलाउद्दीन खिलजी के काल के अंदर दिल्ली के ऊपर मंगोलों के आक्रमण होते थे, तो खिलजी को लगा कि मैं अपनी एक बड़ी सेना चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर सुरक्षित रख सकता हूं और मान लो कि दिल्ली मेरे हाथ से निकल जाती है तो मैं चित्तौड़ में रखी हुई रिजर्व सेना से पुनः सत्ता प्राप्त कर सकता हूं। ठीक है, तो एक तो ये कारण हो गया। एक कारण यह था कि रावल समर सिंह के समय में खिलजी की सेना गुजरात अभियान पर जा रही थी, तो मेवाड़ के शासक रावल समर सिंह ने शाही सेना से दंड वसूल किया था, यानी कि मेवाड़ की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा, मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति को कम करने के लिए और अपना बदला लेने के लिए इसने खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। एक कारण था रानी पद्मिनी को प्राप्त करना। रानी पद्मिनी को प्राप्त करना, यानी रावल रतन सिंह की जो सुंदर रानी थी रानी पद्मिनी, उसे प्राप्त करना चाहता था कौन? खिलजी। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो ये तो हो गए कारण। और यानी 28 जनवरी 1303 ईस्वी खिलजी की सेना ने गंभीरी और मेड़च नदी के किनारे या नदियों के किनारे अपने शिविर लगाए।
यानी अलाउद्दीन खिलजी की सेना दिल्ली से रवाना हुई और 28 जनवरी 1303 को गंभीरी और बेड़ज नदियों के किनारे अपने शिविर लगाए और 8 माह तक चित्तौड़ दुर्ग का घेरा रखा। 8 माह तक चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग की घेराबंदी की। यानी 8 माह तक चित्तौड़ दुर्ग को घेर के रखा और जब मेवाड़ के शासक राहुल रतन सिंह को यह लग गया था कि अब पार पड़ने वाली नहीं है और हमें दुर्ग के द्वार खोलने पड़ेंगे, तो दुर्ग के द्वार खोलने से पहले उन्होंने साका करने का निर्णय लिया। तो ये जो था ये चित्तौड़ का या मेवाड़ का प्रथम साका था। मेवाड़ का प्रथम साका। मेवाड़ का प्रथम साका ये कब हुआ था? ये हुआ था 1303 ईस्वी को। यानी राजस्थान का जो प्रथम साका हुआ था वो तो हुआ था रणथंभौर के अंदर 1301 के अंदर, लेकिन मेवाड़ का जो प्रथम साका हुआ था वो हुआ था 1303 के अंदर। साका के अंदर क्या होता था कि जौहर प्लस केसरिया, यानी जहां जौहर प्लस केसरिया होता था उसे साका कहते थे। जौहर प्लस केसरिया। तो जौहर किन किनों ने किया था, जौहर के बारे में जान लेते हैं। जौहर किया था राहुल रतन सिंह की रानी पद्मिनी और रानी नागमती के नेतृत्व में। रानी नागमती के नेतृत्व में मेवाड़ की 1600 वीरांगनाओं ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर व्रत का पालन किया था। यानी कि मेवाड़ का जो प्रथम साका हुआ था उसमें सबसे पहले तो जौहर हुआ था, जो 1303 के अंदर हुआ था। जौहर के अंदर क्या हुआ था कि रानी पद्मिनी और रानी नागमती ने 1600 वीरांगनाओं के साथ अग्नि प्रज्वलित करके स्वयं को अग्नि के अंदर समर्पित कर दिया। यानी कि 1600 वीरांगनाओं ने जौहर किया था। ये कब हुआ था? 1303 के अंदर हुआ था, रानी पद्मिनी और रानी नागमती के नेतृत्व में। मतलब उस दिन जब खिलजी ने आक्रमण किया था और 8 महीने तक चित्तौड़ दुर्ग को घेरे रखा और जब लग गया था कि अब पार पड़ने वाली नहीं है, हमें दुर्ग के दरवाजे खोलने पड़ेंगे, तो दुर्ग के दरवाजे खोलने से पहले जोर करने का निर्णय लिया था दुर्ग की महिलाओं ने या वीरांगनाओं ने। वो इसलिए लिया था कि अगर हम, इनको पता ही था कि दुश्मन की, शत्रु की सेना अधिक है, हमारी सेना कम है, तो पुरुष तो लड़ते हुए मारे जाएंगे, या जो महिलाएं हैं उनको शत्रु सेना गुलाम बना लेगी या पकड़ लेगी। उसके बाद में क्या करेंगे, महिलाओं को भोगदाय से बनाई जाएगी या उनके साथ में कुकृत्य किया जाएगा। तो अपने सतीत्व की रक्षा के लिए इन्होंने जोर व्रत करने का निर्णय लिया। और जोर व्रत के अंदर क्या होता था कि अग्नि प्रज्वलित करके स्वयं को उसमें समर्पित किया दिया जाता था। तो मतलब उस दिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग के गगनचुंबी जो कंगूरे हैं उनसे धधकती हुई जो आग है, आग की लपटों के अंदर जो धुआं निकलता है उसके अंदर चंदन की लकड़ियाँ, नारियल और घी और जलते हुए मानव मांस की जो गंध थी वो कई मीलों तक फैली थी। ठीक है, उसके बाद में जोर के बारे में एक दुआ भी है कि जोर कर सतियां जड़ी उगत सुर उजास, चमके अजय मेवाड़ में रानी पद्मन रो प्रकाश। यानी कि जोर कर सतियां जड़ी उगत सुर उजास, यानी जोर किया तो उगते हुए सूरज के समान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर उजास यानी उजाला हुआ था। चमके अजय चित्तौड़ में रानी पद्मन रो प्रकाश, यानी रानी जो पद्मिनी थी उनका जो प्रकाश है, उनके चरित्र का प्रकाश है, वो मेवाड़ के अंदर या चित्तौड़गढ़ के अंदर अभी तक चमक रहा है। ठीक है,
अब हम पढ़ते हैं केसरिया के बारे में। तो जो केसरिया हुआ था वह हुआ था रावल रतन सिंह, गोरा बादल, और सिसोदा के सामंत राणा लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ यानी रावल रतन सिंह, गोरा बादल, सिसोदा के सामंत लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ लड़ते हुए वीरवती को प्राप्त हुए थे। ठीक है। केसरिया के अंदर यही होता था कि रानी जोहर करने या दुर्ग की महिलाएं जोहर करने के बाद में दुर्ग के द्वार खोल दिए जाते थे और दुर्ग के अंदर जो भी है वो भूखे शहरों की तरह दुश्मन सेना पे टूट पड़ते थे। उनको यही होता था कि भाई अब जितने हम मार सकते हैं वो उतने दुश्मन को मारो और वीरवती को प्राप्त हो जाओ, यानी कि ये लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। आक्रमणकारी कौन था? खिलजी था। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया जोर वो केसरिया, यानी कि मेवाड़ का प्रथम शाखा जो 1303 में रावल रतन सिंह के समय में हुआ था। आक्रमणकारी था वो अलाउद्दीन खिलजी था। जोर करने वाली रानी थी, उनका नाम रानी पद्मिनी और रानी नागमती थी। 1600 वीरांगनाओं ने जोर किया था। केसरिया हुआ था रावल रतन सिंह। गोरा बादल, जो नैन सिंह के अनुसार गोरा बादल जालौर के चौहान थे, और सिसोदा के सामंत लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ। अच्छा, तो यानी कि 28 जनवरी को तो उसने घेराबंदी की थी और 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है। ठीक है। अधिकार होने के बाद में वो अपने पुत्र खिर्ज खां को चित्तौड़गढ़ दुर्ग सौंप के उसको इसका प्रशासक बना देता है। किसको बना देता है? खिर्ज खां को। कहाँ का? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रशासक बना देता है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदल के रख देता है खिर्जाबाद या खिजराबाद। ठीक है। और खिजराबाद नाम रख देता है और कहते हैं कि चित्तौड़ दुर्ग जीतने के बाद में खिलजी ने मेवाड़ के या चित्तौड़ के 30,000 निर्दोष प्रजा की हत्याएं करवाई, यानी कि कत्लेआम करवाया, जिसमें 30,000 लोग मारे गए थे। लोगों का धर्मांतरण किया गया, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, अत्याचार किया गया, महिलाओं को गुलाम बनाया गया, बच्चों को गुलाम बनाया गया। उसके बाद में हमें यह जानकारी कहां से मिलती है? तो हमें यह जानकारी मिलती है कि एक दरगाह है जिसका नाम है धाईबी पीर की दरगाह। धाईबी पीर की दरगाह जो गंभीरी नदी के किनारे, वहां से एक फारसी अभिलेख मिला है जिसके अंदर ये जो गंभीरी नदी के किनारे एक मतलब पुल बनाया गया है। जो पुल बनाया गया था, खिर्ज खान ने मेवाड़ के जो जैन मंदिर थे उनको तोड़ के उनके पत्थरों से गंभीरी नदी पे पुल बनाया था। गंभीरी नदी पे पुल बनाया था और वहां पे उसने एक फारसी लेख लिखवाया था जिसके अंदर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद मिलता है। ठीक है। एक लेख और है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसकी तलहटी के अंदर लगा हुआ है किसी मकबरे के ऊपर या ऊपर, जिसमें लिखा गया है, यानी खिज्र खान ने अपने पिता के लिए लिखवाया था। 4 बातें लिखवाई। एक अलाउद्दीन खिलजी के लिए, एक तो लिखवाया था कि ये संसार का रक्षक है। कौन है? मेरा पिता जो है जो संसार का रक्षक है। किस में लिखवाया था? जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की तलहटी में एक मकबरा है, वहाँ पे फारसी का लेख लगा हुआ है जो 1310 ईस्वी का। उसमें लिखवाया कि मेरा पिता संसार का रक्षक है, यानी अलाउद्दीन खिलजी संसार का रक्षक है। दूसरा लिखवाया कि ईश्वर की छाया है,
ईश्वर की छाया है। तीसरा लेखक लिखवाया था ये उसके समय का सूर्य है, उसके अपने समय का सूर्य। कौन? खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। चौथी बात लिखवाई थी कि ये सिकंदर सानी है, यानी दूसरा सिकंदर है। सिकंदर सानी है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर सानी का मतलब होता है दूसरा सिकंदर। यानी मैं वापस बता देता हूं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की तलहटी में एक मकबरा है, वहां पे फारसी में एक लेख लिखा हुआ है जो 1310 ईस्वी का है, जो अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र यानी कि चित्तौड़ के खिदराबाद के प्रशासक खिज्र खान ने लिखवाया था, जिसके अंदर क्या लिखवाया था? एक बात तो ये लिखवाई थी कि यह संसार का रक्षक है मेरा पिता, जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी है। दूसरा लिखवाया था कि ईश्वर की छाया है। तीसरी बात उसने लिखवाई थी कि ये अपने समय के यानी उसके समय का सूर्य है। चौथी बात लिखवाई थी कि ये सिकंदर सानी है, यानी ये दूसरा सिकंदर है। एक उसने धाइबी पीर की दरगाह में जो गंभीर नदी पे एक पुल बनवाया था, वहाँ पे एक दरगाह है, वहाँ पे उसने जो 1325 ईस्वी का वहाँ पे एक फारसी लेख लगाया हुआ है, उसके अंदर उसने लिखवाया था कि ये जो पुल है ये मेवाड़ के जैन मंदिरों को तोड़कर उनके पत्थरों से बनाया गया। दूसरी बात वहाँ पे है ना, मेवाड़ का चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो नाम मिलता है खिजराबाद, जो अलाउद्दीन खिलजी ने बदला था, वो उसकी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। उसके बाद में आगे हम पढ़ते हैं। जो राहुल रतन सिंह और पद्मिनी की जो कथा है या कहानी है वो इस प्रकार है, मैं थोड़ी बता देता हूँ, ऐसा आप जानते होंगे कि ये कहानी हमें मिलती है मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत से। तो पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या लिखा कि चित्तौड़ का शासक, चित्तौड़गढ़ का शासक रावल रतन सिंह, ठीक है। तो रावल रतन सिंह के पास में एक ब्राह्मण आता है एक तोता लेके। वो ब्राह्मण वो तोता खरीदता है किसी शिकारी से। जो तोता होता है वो बोलने वाला होता है और उस तोते का नाम होता है हीरामन। हीरामन। तो क्या होता है कि रावल रतन सिंह उस तोते को खरीद लेता है, ठीक है। वो ब्राह्मण लेके आता है, बोलने वाला होता है, तो रावल रतन सिंह उस तोते को खरीद लेता है। एक दिन क्या होता है कि रावल रतन सिंह की एक रानी होती है जिसका नाम होता है नागमती। नागमती क्या करती है कि श्रृंगार वगैरह करके वो बैठी होती है और वो कहती है कि इस संसार के अंदर मेरे से भी ज़्यादा कोई सुंदर है क्या, या मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। तो वो तोता बोलता है, हीरामन तोता, कि जहाँ पे जिस सरोवर पे कभी हंस नहीं आया वहाँ पे बुगले ही हंस कहलाते हैं। और फिर वो बताता है कि मैं सियल द्वीप का रहने वाला हूँ। तोता बोल के कहता है कि मैं सियल द्वीप का रहने वाला हूँ और मैं राजकुमारी पद्मिनी का तोता हूँ। और जो मेरी राजकुमारी, जो मेरी मालकिन है पद्मिनी, वो इतनी सुंदर है कि जब जल ग्रहण करती है, पानी पीती है, तो वो पानी भी गले से जाता हुआ दिखता है। वो भोजन के अंदर सिर्फ आधे से आधा चावल का 21वां भाग होता है, वो सिर्फ इतना सा भोजन करती है। और वो अत्यंत सुंदर है। जब वो चलती है तो फूल झड़ते हैं, वो मुस्कुराती है तो फूल झड़ते हैं। उसकी हिरनी जैसी चाल है, ऐसी उसकी आंखें हैं, वो उसके सुंदरता का बखान करते हैं। और रावल रतन सिंह इस बात को सुन लेते हैं और रावल रतन सिंह क्या करते हैं कि साधु का वेश धारण करके अपने कुछ शिष्यों को लेके सियल द्वीप चले जाते हैं। सियल द्वीप कहाँ है? सियल द्वीप वर्तमान में श्रीलंका को कहा जाता है। सियल द्वीप चले जाते हैं और सियल द्वीप का शासक होता है जिसका नाम होता है गंधर्व सेन। गंधर्व सेन। और रानी होती है इसकी जिसका नाम होता है चंपावती। इन दोनों की संतान होती है पद्मिनी। तो रावल रतन सिंह क्या करते हैं, साधु का वेश करके कहते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है पद्मावत के अंदर कि रावल रतन सिंह सियल द्वीप के अंदर 7 वर्ष तक रहते हैं साधु का वेश धारण किए हुए। फिर एक दिन वो पद्मिनी से मिलते हैं। फिर वो जो सियल द्वीप का शासक होता है गंधर्व सेन, वो उसे अपना परिचय देते हैं, कहते हैं कि मैं चित्तौड़ का शासक रावल रतन सिंह हूँ। फिर गंधर्व सेन मान जाता है और रावल रतन सिंह की और पद्मिनी की शादी करवा देते हैं और वो पद्मिनी को लेकर यहाँ आ जाते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग। फिर यहाँ रहने लगते हैं। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग यहाँ मेवाड़ के अंदर एक तांत्रिक था जिसका नाम था राघव चेतन। राघव चेतन एक दिन वहाँ आता है दुर्ग के अंदर, महल के अंदर, और जब रानी पद्मिनी को देखता है तो वो उसकी सुंदरता को देख के
उसमें मोहित हो जाता है और वो कहते हैं कि मूर्छित हो जाता है। जब ये बात राहुल रतन सिंह को पता चलती है तो राहुल रतन सिंह मेवाड़ से निष्कासित कर देते हैं। राघव चेतन क्या करता है कि निष्कासित करने के बाद में सीधा चला जाता है दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के पास में। अलाउद्दीन खिलजी के पास में जाने के बाद में वो रानी पद्मिनी के सुंदरता का बखान करता है और वो कहता है कि ऐसी रानी तो आपके यहाँ दिल्ली में होनी चाहिए। और कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ पर आक्रमण करता है और वो धोखे से राहुल रतन सिंह को मार देता है और वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीत लेता है, लेकिन वो रानी को प्राप्त नहीं कर पाता है। रानी उससे पहले चोर कर लेती है। ये जो कहानी या कथा है ये बताई थी पद्मावत के अंदर मलिक मोहम्मद जायसी ने। अब मैं कुछ किताबों के नाम बता देता हूँ आपको। यानी कि ये घटना हुई थी 1303 के अंदर। 1303 के अंदर ही अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हुआ था मेवाड़ के ऊपर। उसके 237 वर्ष बाद 237 वर्ष बाद यानी कि 1540 ईस्वी में 1540 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था शेरशाह सूरी का दरबारी था। एक शासक होता है शेरशाह सूरी, उसका दरबारी था जिसका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या किया, अवधी या हिंदी भाषा के अंदर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था पद्मावत। उसने सबसे पहले पद्मावत के अंदर ये पद्मिनी और राहुल रतन सिंह की कहानी का उल्लेख किया। ठीक है। अब उसके 70 वर्ष बाद में फरिश्ता ने एक किताब लिखी। फरिश्ता ने किताब लिखी जिसका नाम था गुलशन इब्राहिमी। गुलशन इब्राहिमी। गुलशन इब्राहिमी के अंदर भी फरिश्ता ने उस कहानी को फेरबदल के लिख दिया। फिर इसके बाद में अबुल फजल ने भी क्या किया, आईने अकबरी के अंदर इस कहानी को लिख दिया। कौन सी, ये राहुल रतन सिंह और पद्मिनी की कहानी। उसके बाद में एक इतावली यात्री था जिसका नाम था मनुची। मनुची ने भी अपनी पुस्तक स्टेरियो डू मोगोर अपनी पुस्तक के अंदर मनुची ने भी इस कहानी का उल्लेख किया। ठीक है। उसके बाद में एक व्यक्ति और था जिसका नाम था हाजी उदवीर। हाजी उदवीर ने भी क्या किया, अपनी एक पुस्तक लिखी जफरुल वली के अंदर उसने भी इस कथा का वर्णन किया। ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि मुणौत नैन्सी ने भी इस कहानी को लिखा। ठीक है। उसके बाद में कर्नल जेम्स टोड यानी टोड जी ने भी इस कहानी को क्या किया, लिखा अपनी पुस्तक एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर। तो ये हुआ कि जो 1303 ईस्वी के अंदर घटना हुई थी, खिलजी ने मेवाड़ पे आक्रमण किया और मेवाड़ के दुर्ग को चित्तौड़ के दुर्ग को जीत लिया था। उसमें राहुल रतन सिंह और उनकी रानी पद्मिनी की जो कहानी है वो सबसे पहले युद्ध के 237 वर्ष बाद में 1540 के अंदर मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी पुस्तक पद्मावत के अंदर लिखा जो अवधी और हिंदी भाषा की पुस्तक है। ठीक है। फिर उसके बाद में फरिश्ता एक लेखक थे, उन्होंने अपनी पुस्तक गुलशन इब्राहिमी में भी इस कहानी का जिक्र किया। ठीक है। फिर अबुल फजल ने भी है ना आईने अकबरी में इस किताब कहानी को लिखा। फिर हाजी उदवीर ने अपनी जो पुस्तक थी जफरुल वली उसके अंदर लिखा। फिर एक इतावली यात्री था मनुची, उसने भी अपनी पुस्तक स्टेरियो डू मोगोर के अंदर उसको लिखा। नैन्सी ने भी इस कहानी को लिखा। फिर बाद में कर्नल टोड ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर भी इस कहानी को, यानी कि सब ने इस कहानी को घुमा फिरा के लिख दिया अपने हिसाब से। ठीक है। तो उसके बाद में आगे और कुछ बातें बता देता हूं मैं।
यह जो पद्मावती और रतन सिंह की जो कथा है, इसको राजस्थान के सूर्यमल मिश्रण जो लेखक थे, सूर्यमल मिश्रण इस कथा को स्वीकार नहीं करते। और आधुनिक जो इतिहासकार हैं, जैसे डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा हो गए, डॉक्टर ओझा, या के.एस. लाल, डॉक्टर के.एस. लाल, डॉक्टर के.एस. लाल, या के.एस. लाल हो गए, या कानूनगो हो गए, डॉक्टर ओझा, के.एस. लाल, कानूनगो और बनारसी दास, ये जो आधुनिक इतिहासकार है वो राहुल रतन सिंह और पद्मिनी की कथा को स्वीकार नहीं करते। लेकिन जो स्वीकार करने वाले हैं वो है डॉक्टर दशरथ ओझा। डॉक्टर दशरथ ओझा क्या कहते हैं कि ये कहानी सत्य थी। डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या है कि मालवा ग्वालियर का एक शासक था जिसका नाम था सलदित तंवर। सलदित तंवर के दरबारी थे जिनका नाम था हरिभद्र सूरी ने क्या किया कि एक किताब लिखी जिसका नाम था चिताई चरित्र या सिताई चरित्र। चिताई चरित्र के अंदर रानी पद्मिनी और राहुल रतन सिंह की कहानी का जिक्र, इसी के आधार पे डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि ये इस कथा को सत्य मानते और वे समर्थन करते हैं। दूसरे एक समर्थन करने वाले हैं वो है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, यानी कि सूर्यमल मिश्रण और आधुनिक इतिहासकारों में डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, के.एस. लाल, कानूनगो और बनारसी प्रसाद इस कथा का खंडन करते हैं और वो इस कथा को स्वीकार नहीं करते हैं। वो यही कहते हैं कि ये मलिक मोहम्मद जायसी के मस्तिष्क से उपज है, क्योंकि श्रीलंका यानी कि जो सियल द्वीप है वहां पे गंधर्वसेन नाम का कोई राजा कभी हुआ ही नहीं था। और जब रावल रतन सिंह मेवाड़ का शासक था, सिर्फ 1 साल ही तो शासक रहे थे। रावल रतन सिंह मेवाड़ के शासक थे, तो सियल द्वीप श्रीलंका के अंदर एक शासक था जिसका नाम था पराक्रम बाहु चतुर्थ। उसके बाद में एक शासक बना जिसका नाम था भुवनेकपाल, यानी कि कोई गंधर्वसेन नाम का कोई शासक बना ही नहीं थी। लेकिन इस जो कथा का समर्थन करने वाले हैं वो है एक तो डॉक्टर दशरथ शर्मा, दूसरे हैं गोपीनाथ शर्मा। दशरथ शर्मा हरिभद्र सूरी की एक किताब है चिताई चरित्र या सिताई चरित्र, उसके आधार पर कहते हैं कि एक ऐसी घटना हुई थी। ठीक है, हमें जो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण और अलाउद्दीन खिलजी की विजय वगैरह इसकी हमें जानकारी मिलती है, उसके कुछ स्रोत है, पुस्तकें हैं, उनके मैं नाम बता देता हूं, वहां से मिलती है। कौन कौन सी? एक तो है खजाइन उल फुतू, ये लिखी थी अमीर खुसरो ने, जो खिलजी का दरबारी था। उसने कहते हैं कि आंखों देखा वर्णन किया था। खजाइन उल फुतू का जो लेखक है अमीर खुसरो, वो 1303 में जो युद्ध हुआ था मेवाड़ का, उसमें वो खुद साथ में था। अमीर खुसरो ने ऐसी कोई कथा नहीं लिखी रानी पद्मिनी और राहुल रतन सिंह के बारे में, लेकिन अमीर खुसरो सहबा की महारानी से पद्मिनी की तुलना करता है। ठीक है, दूसरी हमें जानकारी मिलती है वो है पद्मावत लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। ये लिखी थी 1540 के अंदर, जो अवधी और हिंदी भाषा के अंदर। तीसरी किताब है जिसका नाम है पद्मिनी चरित्र। ये लिखी थी इतिहासकार। चौथी है जिसका नाम है गोरा बादली चौपाई। गोरा बादल की चौपाई। ये महाराणा प्रताप के समय में लिखी गई थी और इसको लिखा था हेमरत्न सूरी ने।
ये जैन साधु थे। और पांचवी है चिताई चरित्र। चिताई चरित्र ये लिखी थी नारायण दास ने। छठी किताब है जिसका नाम है बुद्धि विलास। बुद्धि विलास लिखी थी राघव चेतन ने। और एक किताब और है जो लिखी थी नाभि नंदन प्रबंध। ये लिखी थी नाभि नंदन प्रबंध, एक जैन साधु थे कक्कासुरी ने। एक लिखी थी चिताई चरित्र या सिताई चरित्र। चिताई चरित्र है या नाम तो, लेकिन इसे सिताई चरित्र भी कहा जाता है। सिताई चरित्र ये लिखी थी हरिभद्र सूरी ने। यानी कि यह 8 पुस्तकें हैं जिनका नाम हमें याद, एग्जाम की दृष्टि से याद रखना चाहिए। ठीक है, तो वापस एक बार बता देता हूं कि खजाइन उल फुतूह तो लिखी थी अमीर खुसरो के अंदर, जिसके अंदर इसने युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया, लेकिन पद्मिनी या राहुल रतन सिंह की ऐसी किसी भी कथा के बारे में उसने उल्लेख नहीं किया। यह जरूर है कि अमीर खुसरो मेवाड़ की रानी पद्मिनी की तुलना सेबा की महारानी से करता है। ठीक है, उसके बाद में जो पद्मावत लिखी गई थी उसके अंदर मलिक मोहम्मद जायसी क्या करता है, इस कथा का वर्णन करता है और वो कथा के अंदर सबको रूपक मान के वो कथा लिखता है। वो अभी मैं बताता हूँ कैसे क्या रूपक मान कर। फिर पद्मिनी चरित्र लिखा गया था, वो लिखा था लब्धोय ने। पद्मिनी चरित्र लिखा था लब्धोय ने, लब्धोयम ने लिखा था। ठीक है, फिर गोरा बादल की चौपाई है वो हेमरतन सूरी जो जैन साधु थे उन्होंने लिखी थी महाराणा प्रताप के काल में। फिर चिताई चरित्र और नारायण दास ने लिखी थी। बुद्धि विलास राघव चेतन ने लिखी थी। और नाभि नंदन प्रबंध है वो कक्कासुरी ने लिखी थी। और चिताई चरित्र है वो हरिभद्र सूरी ने लिखी थी, जो मालवा के शासक सलेदी तंवर के वो दरबारी थे। ठीक है, इन पुस्तकों के स्रोत से हमें इस घटना की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कि जो पद्मावत के अंदर जो मलिक मोहम्मद जायसी ने कैसे उस किताब में रूपक मान के उस कथा को लिखा था, तो उसमें किसको क्या रूपक माना, किस वो मैं थोड़ी इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पद्मावत के अंदर जायसी ने जो रूपक मान के इस कथा को लिखा, उसमें क्या लिखा कि जैसे चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ को तो उसने माना शरीर। जो सियल द्वीप है उसको माना मलिक मोहम्मद जायसी ने हृदय। जो तोता है हीरामन, तोता हीरामन, उसको माना मार्गदर्शक या गुरु। ठीक है, जो रावल रतन सिंह है उसको माना मन। और जो रानी पद्मिनी है, रानी पद्मिनी, उसको माना बुद्धि। रानी नागमती है, नागमती, उसको माना संसार का काम। राघव चेतन है, उसको माना शैतान। और जो अलाउद्दीन खिलजी है उसको माना संसार की माया। वापस एक बार बता देता हूं कि मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत पुस्तक लिखी थी उसके अंदर इन सबको रूपक मान के
कथा की रचना की थी। उसके अंदर उसने क्या किया कि चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसको तो माना शरीर, सियलदीप पे जहाँ की वो रानी पद्मिनी थी उसको माना हृदय, जो हीरामंत होता था उसको माना गुरु या मार्गदर्शक, और जो रावल रतन सिंह है उसको माना था मन, रानी पद्मिनी को माना बुद्धि, जो रानी नागमती उसको माना था काम, और राघव चेतन था उसको माना था शैतान, और राहुल खिलजी उसको माना संसार की माया। ठीक है, उसके बाद में कुछ बातें और है वो बता देता हूँ कि हमारे जो राजस्थानी साहित्य हैं उसके अंदर रानी जो पद्मिनी है उसको माना जाता है कि ये जो राजकुमारी थी वो पुंगलगढ़ की थी। पुंगलगढ़ की राजकुमारी थी पद्मिनी, जो जैसलमेर के निवासी थे। एक शासक थे भाटी शासक जिसका नाम था पुण्यपाल भाटी, और इनकी रानी थी जिसका नाम था जामदेव चौहान, और पुण्यपाल भाटी की जो संतान है उसका नाम है पद्मिनी। यानी कि राजस्थानी साहित्यों के अंदर यह माना गया है कि रावल रतन सिंह की जो रानी है वो पुंगलगढ़ जो बीकानेर के अंदर है जहाँ पे भाटियों का अधिकार था। भाटी शासक पुण्यपाल भाटी जो जैसलमेर के शासक थे लेकिन वो निर्वासित शासक थे और पुंगलगढ़ में रहते थे, तो पुण्यपाल भाटी और जामदेव चौहान यानी इनकी रानी थी जिसका नाम था जामदा, उनकी बेटी। इसके बारे में एक दोहा भी है कि पुंगलगढ़ री पद्मणी रानी तू सुरमोड़, जैसलमेर जलम लियो परनाई गढ़ चित्तौड़। ठीक है, तो ये तो हो गया रावल रतन सिंह के बारे में। और अगला अब यहाँ से क्या होता है कि जो रावल शाखा थी, जो हमने पढ़ा था पीछे कि करण सिंह या रण सिंह से शुरू हुई थी, सामंत सिंह से, और वो यहाँ के रावल रतन सिंह की रावल शाखा समाप्त हो जाती है और अब एक नई शाखा आएगी, वो होगी राणा शाखा। यानी कि सिसोदिया के जो राणा है वो शासक बनेंगे चित्तौड़गढ़ के या मेवाड़ के, उन्हें राणा शाखा, वो थे तो वो भी गुइल लेकिन वो राणा शाखा के नाम से पहचाने जाएंगे।